Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10 की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ जिसमें आपको मिल रहे हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं बेटा 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से उसको ग्रैब भी कर लीजिए। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो आपको मेरे 2 सेशंस लगाने पड़ेंगे, ये मैं आपको बोल रही हूँ, एंड ये लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब वो 2 सेशंस कौन सा है बेटा? एक है आपका बॉयंसी और एक है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉयंट फोर्स, ठीक है। इन दोनों सेशंस को लगाइए क्योंकि उसके बाद ही आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आएगा। समझ में तो आ जाएगा, मैं अभी भी ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बस चले जाओ, रुको मत, नहीं रुको यहीं पे। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप उन सेशंस को लगा कर आते हैं तो वहाँ पे मैंने चीज़ें डिटेल में बताई हैं। यहाँ पर मैं बताऊंगी आपको कि बॉयंसी क्या होता है, मैं आपको बताऊंगी कि बॉयंट फोर्स क्या होता है, मैं आपको बताऊंगी फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स उनको अफेक्ट करते हैं, बॉयंट फोर्स को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सब कुछ आज के सेशन में भी बताऊंगी। बट वहां पर बिल्कुल वो सेशन ही उसी चीज के लिए बना हुआ था, तो वहां पर मैंने आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी बताई हैं, ठीक है। समझ में आया या नहीं समझ में आया या नहीं समझ में आया? जल्दी से बताइए, समझ में आया ना आप लोगों को वाली चीज? ओके, तो भाई आप शुरू कर दें, आप शुरू कर दें, बिल्कुल आप शुरू कर देते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले बेटा मैं जो आपको बताने जा रही हूँ ना, हम लोग पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। मतलब कि फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बॉयंसी क्या होता है और बॉयंट फोर्स क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो मान लीजिए बेटा आपके पास एक ऐसे बकेट है, ठीक है। क्या है? आपके पास एक बकेट है, ये बकेट तो कहीं से नहीं लग रही, ये वो बोल सकते हैं आप लोग इसको बीकर, ठीक है। और इसके अंदर आपने क्या करा, आपने वाटर को ऐसे, वाटर ले रखा है आपने इसके अंदर, ध्यान से देखना, आप जो भी बताती जाऊंगी उसको। ये आपने वाटर इसके अंदर ले रखा है, तो वाटर इज अ फ्लूइड हियर, ओके। सो वाटर अगर फ्लूइड है तो आपको पता है फ्लूइड कुछ फोर्स को भी एक्सर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जो आप उसके अंदर इमर्ज करने की कोशिश करते हैं। अब नाउ आपने क्या किया, आपने एक बॉल ली, एंड आपने बॉल लेने के बाद उसको इस तरीके से पुश किया, मतलब इसके अंदर ऐसे डाल दिया। इस बॉल को आपने ऐसे ही यहाँ पे इमर्ज करने की कोशिश करी। तो अभी तो आपने ऐसे लिया, जब आपने इसको इमर्ज करने की कोशिश करी बेटा, आपने यहाँ से एक फोर्स अप्लाई किया, आप यहाँ से ऐसे फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, और ग्रेविटेशन भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही होगी, डाउनवर्ड फोर्स होगा आपको। अब मान लीजिए बेटा यहाँ पर ये बॉल आपकी यहाँ पर आ गई जब आपने फोर्स को अप्लाई किया, ठीक है। ये कब आई? जब आपने फोर्स अप्लाई किया। बट हम लोग देखेंगे बेटा कि इस ऑब्जेक्ट मतलब इस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से ये बॉल अंदर पानी के इमर्ज तो हो गई, पूरी तरीके से अंदर तो आ गई, बट यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये जो वाटर है ना, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, जिससे कि ये जो बॉल है ये वापस से ऊपर चली जाए, ठीक है। एंड दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय अ वाटर के थ्रू, ये जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बेटा यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम लोग बोलते हैं आपका अपथ्रस्ट। क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट, या फिर बेटा हम इसको बोलते हैं बॉयंट फोर्स। क्या बोलते हैं हम इसको? हम इसको बोलते हैं बॉयंट फोर्स। क्या बोलते हैं? बॉयंट फोर्स हम इसको बोलते हैं। समझ में आता है? तो बॉयंट फोर्स क्या होता है बेटा? बॉयंट फोर्स होता है द फोर्स, लिखेंगे आप इस चीज को, क्या होता है बॉयंट फोर्स? बॉयंट फोर्स होता है द फोर्स exerted by a liquids या फिर फ्लूइड्स, लिक्विड्स नहीं क्योंकि फ्लूइड्स वो गैसेस भी तो आती है ना उसमें, बाय या फ्लूइड्स में आपके गैसेस और लिक्विड्स दोनों आते हैं बेटा। क्या? गैसेस भी आती हैं यहाँ पे आपकी और लिक्विड्स भी आते हैं। द फोर्स exerted by a fluids on an objects, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं, इस फोर्स को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? बॉयंट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इस फोर्स को? हम इस फोर्स को बोलते हैं बेटा बॉयंट फोर्स। क्या बोलते हैं? बॉयंट फोर्स हम इसको बोलते हैं, प्लीज ध्यान से,
ठीक है। अब बेटा बॉयंसी क्या होता है? बॉयंसी होता है बेटा टेंडेंसी ऑफ अ फ्लूइड्स टू अप्लाई दिस फोर्स इन अ अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। अब बॉयंसी क्या होता है बेटा? बॉयंसी होता है टेंडेंसी ऑफ अ फ्लूइड्स to applied an upward force in an upward direction, in an direction या in a direction लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि upward तो आपने लिख लिया ना, in a direction। और ये जो टेंडेंसी होती है बेटा, यही टेंडेंसी कहलाती है आपकी क्या? बॉयंसी। क्या कहलाती है बेटा? बॉयंसी कहलाती है। इसको बॉयंट फोर्स और इसको हम बोलते हैं बॉयंसी। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट, अब ये चीज तो मैंने आपको बता दी कि भाई इसकी वजह से ये बॉल ऊपर जा सकती है। ठीक है, ये आपको समझ में आता है, बॉयंसी भी समझ में आता है, बॉयंट फोर्स भी आपको समझ में आता है। फिर मैंने आपको कराए थे बेटा फैक्टर्स, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं बेटा जो इस बॉयंट फोर्स को अफेक्ट करेंगे, मतलब कि ये फोर्स ज्यादा या कम होगी, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? तो वो मैंने आपको बताए थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉयंट फोर्स। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं बेटा जो बॉयंट फोर्स को अफेक्ट करते हैं? तो लेट्स सी कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बेटा यहाँ पे दो फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर होता है बेटा जो ऑब्जेक्ट आप किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज करने जा रहे हैं। ठीक है, एक तो ये होगा उसका वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स इमर्ज्ड इन अ लिक्विड। क्या? इमर्ज्ड इन अ लिक्विड। दूसरा फैक्टर क्या होता है बेटा? दूसरा फैक्टर होता है आपका क्या? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मतलब क्या? कौन से लिक्विड में उस ऑब्जेक्ट को इमर्ज्ड कर रहे हैं। तो आप कैसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा बेटा? रिलेशनशिप ऐसे एस्टैब्लिश होगा कि आपका जो बॉयंट फोर्स होता है, जो आपका बॉयंट फोर्स होता है बेटा, और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैम बहुत जल्दी में पढ़ा रही हैं, बेटा मैंने इसके डिटेल सेशंस पढ़ाए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको रिवाइज करा रही हूँ। हमने देखा है बेटा जो आपका बॉयंट फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स इमर्ज्ड इन अ लिक्विड। लिक्विड के अंदर आपके जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स इमर्ज्ड हुए हैं बेटा, उसके वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉयंट फोर्स। इसका मतलब कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी वॉल्यूम ज्यादा है तो इस पर ज्यादा बॉयंट फोर्स अप्लाई किया जाएगा लिक्विड मतलब के फ्लूइड के थ्रू। किसके थ्रू? फ्लूइड के थ्रू। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं यहाँ पे आपका बॉयंट फोर्स का डेंसिटी से क्या रिलेशनशिप होता है बेटा? बॉयंट फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स के, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स के। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि अगर आपके लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, अगर आपके लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है बेटा, तो वो ज्यादा से ज्यादा फोर्स को अप्लाई करता है किस पर? वो ज्यादा से ज्यादा फोर्स को अप्लाई करता है ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो आपका बॉयंट फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स के, या फिर फ्लूइड्स के। लिक्विड्स ना बोल के हम यहाँ पे बेटा क्या लिखेंगे? फ्लूइड्स लिख सकते हैं। चले स्क्रीनशॉट लें, ये रिवाइज कराया गया है क्योंकि इसी के बाद ही आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आएगा। लो स्क्रीनशॉट। चलिए, तो स्टूडेंट अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। चलिए, सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में अभी सबसे पहले आपको कुछ केसेस पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया जाएगा। सपोज कर लो, मान लो वी हैव अ बकेट फिल्ड विद वाटर। ठीक है, आपके पास बेटा एक बाल्टी भरी हुई है पानी से, अप टू द ब्रिम। ब्रिम होता है बेटा ऊपर, मतलब कि बिल्कुल किनारे तक, एज तक उस बाल्टी के। नाउ इफ वी इमर्स एन ऑब्जेक्ट इनटू दिस बकेट, अब हम क्या करेंगे? हम किसी ऑब्जेक्ट को इस बकेट के अंदर इमर्स करने की कोशिश करेंगे इनटू द बकेट फुल ऑफ वाटर, जो पानी से पूरी भरी हुई है। तब आप क्या देखोगे? पानी आपका निकल के बाहर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? सो देन द ऑब्जेक्ट विल ऑक्यूपाई सम ऑफ द वॉल्यूम। तो जो ऑब्जेक्ट आपने इमर्स करा है बेटा, वो लिक्विड की कुछ वॉल्यूम को ले लेगी, मतलब बकेट में कुछ वॉल्यूम को ले लेगी विच वॉज अर्लियर ऑक्यूपाइड बाय वाटर, जो पहले वाटर ने ले रखा था। मतलब बकेट की जो वॉल्यूम है उसमें वाटर था। अब जब आपने उसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करा तो उस ऑब्जेक्ट ने वाटर मतलब बकेट के अंदर थोड़ा सा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया, और वो वॉल्यूम क्या ऑक्यूपाई करा बेटा? उसने वाटर का, मतलब वाटर वहां से निकल गया जब जाके वो
आपका जो भी ऑब्जेक्ट आपने ले रखा था वो वहां पे गया, ठीक है। मान लो बॉल ले रखी थी आपने, तो आप देखेंगे बेटा जब आप फुल ऑफ, जब आपकी बकेट पूरी ब्रिम तक भरी हुई होगी, तो आप वहां पे ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि जब आप बॉल को डालोगे ना उसके अंदर, तो आपका पानी निकल के बाहर आ जाएगा, या आपका पानी निकल कर बाहर आ जाएगा। सो ड्यू टू दिस द ऑब्जेक्ट विल पुश आउट। तो हम देखेंगे बेटा आपका कि ड्यू टू इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो बाहर की तरफ आएगा, सम ऑफ द वाटर फ्रॉम द बकेट, मतलब कि ऑब्जेक्ट उसमें से कुछ पानी को बाहर निकाल देगा। दिस पुश्ड आउट ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिस्प्लेस्ड वाटर। ये जो पुश आउट ऑफ वाटर है बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेस्ड वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझते रहो धीरे धीरे। क्या करा? कुछ नहीं करा, एक बाल्टी ली, उस बाल्टी में पानी भर दिया पूरा एज तक, टॉप तक भर दिया, ठीक है। अब उसके बाद कुछ भी ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, और उसको उसके अंदर डुबाने की कोशिश करी, तो जब इमर्स करने की उसके अंदर कोशिश करी तो कुछ वाटर बाहर आ गया बकेट से, और वो जो बाहर आया है बकेट से वाटर, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर। इतना समझ में आता है? डन। नेक्स्ट, वी कैन नाउ से दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ बकेट फिल्ड विद वाटर। अब हम ये बोल सकते हैं बेटा कि जब आपने ऑब्जेक्ट को इमर्स किया उस बकेट में, जो बकेट पूरी पानी से भरी हुई थी, इट डिस्प्लेसेस सम ऑफ द वाटर। उसने क्या करा बेटा? उसने उस पानी को डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस मतलब कि उसकी जगह ले ली, उस ऑब्जेक्ट ने उस वाटर की जगह ले ली, विच ओवरफ्लोज फ्रॉम द बकेट, जो बाल्टी से बाहर आ गया बहकर, है ना। एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, और जब बेटा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीटली पानी में इमर्स्ड हो जाएगा, देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो हम ये देखेंगे बेटा कि जो आपका वॉल्यूम होगा ना वाटर का, क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर कहाँ गया? immersed and the volume of water displaced will be equal to the volume of the object itself। मतलब कि जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है खुद का, वो उतने ही वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेगा बकेट के अंदर से। सिंपल सी बात है यार। आप एक बात खुद सोचो, वो जो ऑब्जेक्ट आपने लिया, बकेट का जो वॉल्यूम था, पहले बकेट के अंदर पानी था, ठीक है, तो सारा वॉल्यूम बकेट का पानी ने ले रखा था। बट जब आपने कोई और ऑब्जेक्ट उसके अंदर डाला, तो आपने वहां पे क्या चीज ऑब्जर्व करी कि बकेट का जो पानी था वो पानी निकल गया वहां से, मतलब कि जब ऑब्जेक्ट उसके अंदर इमर्स किया तो वो पानी निकल गया। तो वो ऑब्जेक्ट गया कैसे अंदर? उस ऑब्जेक्ट ने लिक्विड को डिस्प्लेस करा, मतलब उस वाटर को डिस्प्लेस करा वहां से, ठीक है। और मतलब कि जो वॉल्यूम पहले वाटर ने ऑक्यूपाई कर रखा था बेटा बकेट का, अब वो वॉल्यूम किसने ले लिया? अब वो वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट ने ले लिया। अब मान लो कि वो ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से बकेट में चला गया। क्या? वो ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से बकेट में चला गया, तो जो उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है बेटा, उतने ही वॉल्यूम ऑफ वाटर को तो उसने हटाया होगा ना। सिंपल सी बात है यार, जब भी तो वो फिट हो पाया उस बकेट के अंदर। तो इसका मतलब कि जब पूरी तरीके से आपका ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूब जाएगा, तो उस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड वाटर के, ठीक है। तो जो आपका डिस्प्लेस्ड वाटर है ना, उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा आपका वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो बेटा भाई सिंपल सी बात है ना, वॉल्यूम जो थी ऑब्जेक्ट की, ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट कैसे पानी को हटा पा रहा है वहां से? बकेट के अंदर जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम पे पहले वाटर था। अब जब ऑब्जेक्ट आया तो उस ऑब्जेक्ट ने उस वाटर को हटा दिया, मतलब कि जो वॉल्यूम पहले वाटर ने ले रखा था, अब वो वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट ने ले लिया। अब मान लो वो ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से पानी में डूब गया, तो जब वो पूरी तरीके से पानी में डूब गया, तो इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था, उसने किसको हटाया? जब वो वहां पर आया, वाटर को हटाया ना। और कौन से वाटर की वॉल्यूम हटाई उसने? डिस्प्लेस्ड वाटर। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। आगे आप तो आगे होगा समझ में। सो प्लीज नोट दैट वाटर कैन फ्लो आउट फ्रॉम अ बकेट ऑन इमर्सिंग एन ऑब्जेक्ट इन इट ओनली व्हेन द बकेट इज फिल्ड टू द ब्रिम। हम ये कह रहे हैं बेटा कि ये जो पानी है ना, ये तभी बाहर आएगा बकेट से जब आपकी बकेट पूरी एज तक भरी होगी, ब्रिम तक भरी हुई होगी, है ना। ब्रिम आपको समझ में आ गया ना, टॉप ऑफ द बकेट। So if we immerse an object in a bucket of water which is not filled, हम ये देखते हैं बेटा कि अगर आपके पास कोई ऐसी बकेट, मतलब कि आपने क्या करा, आपने एक ऐसा केस लिया जहां पर आपने वाटर को कंप्लीटली फिल नहीं किया, आपने थोड़ा सा ही फिल किया, मतलब पूरी तरीके से ब्रिम तक वो फिल नहीं है। सो देन द ऑब्जेक्ट विल डिस्प्लेस वाटर ड्यू टू विच द लेवल ऑफ वाटर विल राइज। अब देखो होगा क्या, होगा ऐसा कुछ, मान लो आपके पास 2 बकेट्स हैं, अब आपको समझ में आएगा। 2 बकेट्स हैं, ठीक है। दो बकेट्स हैं आपके पास, ठीक है। आपके पास 2 बकेट हैं और इसमें है वाटर। वाटर है,
पर ये पूरा किनारे तक भरा हुआ है। ये क्या हुआ? पर ये पूरा आपका किनारे तक भरा हुआ है, पर वो किनारे तक नहीं भरा हुआ। अब आपने ली एक बॉल, क्या लिया आपने? एक बॉल ली, और आपने इस बॉल को यहाँ पर इस तरीके से, मतलब बॉल लेके आपने इसको यहाँ पे डालने की कोशिश करी। मान लो आप यहाँ तक ले आए उसको, तो जब आपने बॉल को अंदर इमर्स करने की कोशिश करी तो यहाँ से वाटर फ्लो आउट हो गया, होगा या नहीं होगा? सो सम वॉल्यूम ऑफ वाटर, सम, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? यहाँ पे ऐसे पानी आपका बाहर आ गया। तो हम देखते हैं यहाँ पे आपका ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सम वॉल्यूम ऑफ वाटर इमर्स्ड, वो इमर्स कह रही हूँ, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो फ्रॉम द बकेट, फ्रॉम द बकेट। समझ में आया? तो मतलब कि कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो बकेट से बाहर आ गया, और जितना वाटर ऑफ वॉल्यूम बाहर आया बकेट से, वही वॉल्यूम ऑफ द मतलब कि ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका बकेट से बाहर आ गया। समझ में आता है वाला पॉइंट? तो हम देखेंगे यहाँ पे आपका कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, डिस्प्लेस्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड, ये इमर्स्ड इन अ वाटर। तो बेटा वॉल्यूम जो होगी ना उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है, उतना ही वाटर जो होगा आपका डिस्प्लेस होगा। मतलब कि ये जो आपका ओवरफ्लो हो रहा है ना वाटर बकेट से, इस वाटर को हम लोग बोलते हैं बेटा डिस्प्लेस्ड वाटर। क्या बोलते हैं हम इसी को? हम इसी को बोलते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर। अब एक केस तो ये हो गया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे बेटा कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है, क्या आपका जो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर इमर्स करने की कोशिश करी, मान लो यहाँ से आपने इमर्स करने की इसको ऐसे कोशिश करी, तो हम ये देखेंगे जो वाटर का लेवल है ना ये राइज हो जाएगा। क्या? वाटर का लेवल आपका राइज हो जाएगा, एंड जो वो आपका राइज लेवल है ना वाटर का, वही डिस्प्लेस्ड वाटर है। ठीक है, एक मिनट रुको, अभी से दे रही हूँ स्क्रीनशॉट। देखो, द will displace water due to which the level of water will rise in the bucket but no water will flow out। बट हम देखेंगे कोई पानी आपका बाहर की तरफ फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? हम यहाँ पे देखेंगे कि जब आपने इसको वो कर दिया तो आपका वाटर का लेवल राइज हो गया। ये रहा, देखो यहाँ पे दिस वाटर। ठीक है, तो ये जो है बेटा आपका ये क्या है? ये आपका राइज, मतलब कि वाटर लेवल क्या हो चुका है? वाटर लेवल राइज, मतलब कि वाटर आपका बाहर नहीं आएगा, बट ये डिस्प्लेस हुआ वाटर है। इट इज अ डिस्प्लेस्ड वाटर। समझ में आया? जो किससे डिस्प्लेस हुआ है? इस ऑब्जेक्ट से डिस्प्लेस हुआ है। समझ गए कि नहीं समझ गए? जल्दी से बताइए, समझ गए ना? स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप इसका। ठीक है, ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट। सो द आर्किमिडीज प्रिंसिपल व्हिच वी विल स्टडी नाउ गिव अ रिलेशनशिप बिटवीन द बॉयंट फोर्स exerted by a liquid on an object and the weight of the liquid displaced by it। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेटा क्या बताता है? ये दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है। क्या है वो बेटा? वो है आपका बॉयंट फोर्स। क्या? बॉयंट फोर्स ऑफ अ लिक्विड एंड द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। मतलब कि उस बॉयंट फोर्स की, मतलब कि जो आपका ऑब्जेक्ट का वेट है उसके थ्रू कितना वाटर डिस्प्लेस्ड हो रहा है, और बॉयंट फोर्स लिक्विड जो लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कौन एस्टैब्लिश करता है बेटा? ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। समझ में आया? ओके, सो प्लीज नोट दैट मास ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम्स। बेटा आपको पता है बेटा जो मास होता है वाटर का हम उसको किलोग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, बट जो वेट होता है उसको हम, वेट एक फोर्स है ना, तो हम उसको न्यूटन में एक्सप्रेस करते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, बट द वेट ऑफ वाटर इज अ फोर्स एंड हेंस इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ फोर्स कॉल्ड न्यूटन। द वेट ऑफ 1 किलोग्राम मास ऑफ वाटर इज अबाउट 10 न्यूटन। तो हम ये देखते हैं बेटा आपका 1 किलोग्राम मास जो है वाटर का, मतलब अगर आप बोल रहे हो ना 1 किलो वाटर, तो उसका वेट कितना होगा बेटा? उसका वेट होगा 10 न्यूटन। कितना होगा? 10 न्यूटन। कितना होगा? 10 न्यूटन। Okay, so when a solid object is immersed in a liquid, an upward buoyant force act on the object. The magnitude of this buoyant force is given by Archimedes principle। तो बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने इस buoyant force का मैग्नीट्यूड निकालना आपको बताया। ठीक है, कि किस तरीके से आप उस buoyant force का क्या निकाल सकते हैं बेटा? उस buoyant force का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और buoyant force क्या होती है बेटा? buoyant force होती है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर इमर्स्ड कर रहे हैं बेटा, तब आप देखेंगे कि लिक्विड जो होगा उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स को अप्लाई करेगा, और वो जो अपवर्ड फोर्स होगी बेटा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? आपका बॉयंट फोर्स।
सो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली इमर्स्ड इन अ लिक्विड या पार्शियली, होली मतलब या तो पूरी तरीके से आपकी ऑब्जेक्ट इमर्स्ड हो चुकी है या फिर पार्शियली। तो पहले हम लोग देखेंगे जब आपकी ऑब्जेक्ट जो होगी वो पूरी तरीके से इमर्स्ड हो जाएगी, ठीक है। इट एक्सपीरियंसेस अ बॉयंट फोर्स, तो बेटा वो बॉयंट फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो मतलब जो किसके इक्वल होगा बेटा, वो इक्वल होगा आपका किसके, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। अब आओ, अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट कराती हूँ और उस एक्सपेरिमेंट के बाद मेरे से बोलना कि मैम समझ में नहीं आया, फिर मैं देखती हूँ। चलो अब देखो यहाँ पे, एक मिनट, चलो तो मैं आपको क्या बताने वाली थी। अब आपको एक काम करना है, आपको 2 जार लेने हैं। अब मैं जितना बताती चली जाऊंगी उतना समझते चले जाना, क्योंकि अब इससे अगले वाले आने वाले जितने भी मिनट्स हैं वो इस टॉपिक को पूरा क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, इतनी मैं आपको गारंटी यहाँ से दे रही हूँ। चलो तो स्टूडेंट क्या करना है आपको लेने हैं बीकर 2। ये क्या हो रहा है, एक लेना है आपको बड़ा बीकर और एक लेना है आपको छोटा बीकर, ठीक है। ओके ले लोगे, ठीक है ले लेंगे। अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का आपको वो नहीं समझ में आएगा, उसने जो बोला भी वो आपको समझ में नहीं आएगा, बट इसके बाद आपको पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो क्या बोल रहा था, ध्यान से देखो, अब देखो दोबारा पढ़ लें जरा एक बार। वो क्या बोल रहा था, वो ये बोल रहा था कि आपका अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज ने ये बात बोली थी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली या फिर पार्शियली इमर्स्ड, या तो पूरी तरीके से इमर्स्ड है या फिर पार्शियली इमर्स्ड है लिक्विड में, तो इट एक्सपीरियंसेस अ बॉयंट फोर्स, वो एक बॉयंट फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी। और वो बॉयंट फोर्स बेटा किसके इक्वल होगी, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जितने वेट को डिस्प्लेस करेगी वो बॉयंट फोर्स इसी के इक्वल होगी। ये चीज कैसे पता चली बेटा, जब आपके जो आर्किमिडीज थे, जब वो अपने मतलब के बाथरूम में नहाने के लिए गए और जब उन्होंने अपने टब में, वो जो बाथ टब होता है उसमें जब पैर रखा, तो उन्होंने ये चीज देखा कि पैर रखने के बाद जब वो पैर रख रहे हैं तो उतना ही वाटर आपका डिस्प्लेस हो रहा है। तो मतलब उनके वेट की वजह से वो वाटर डिस्प्लेस हुआ। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल रहे हैं बेटा, हम लोग निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स, मतलब किस तरीके से आप बॉयंट फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। तो बॉयंट फोर्स क्या होती है बेटा, इज इक्वल टू द वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ द लिक्विड मतलब कि उस ऑब्जेक्ट ने कितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया, उसके इक्वल होगी आपकी बॉयंट फोर्स। क्या, उसके इक्वल होगी आपकी बॉयंट फोर्स। अब आओ जरा, अब मैं आपको क्या बता रही थी, अब आपने क्या करना है बेटा, कर लिया आपने, बीकर ले लिए 2, इतना बड़ा, अब आप देखो, अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको यही चीज करनी है कि आपको इसके अंदर लेना है वाटर, उसके अंदर कुछ नहीं लेना, वो खाली रखना है, इसके अंदर आपको वाटर लेना है एंड इट इज कंप्लीटली फिल्ड। मैंने आपको क्या बताया, पहला केस देखेंगे जब आपका ऑब्जेक्ट इमर्ज होगा पूरी तरीके से, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड फुल्ली, व्हेन ऑब्जेक्ट इमर्स फुल्ली, जब पूरी तरीके से बेटा आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो इमर्स हो जाएगा, ठीक है। उस केस में हम लोग देखेंगे पहला केस, ठीक है। चलिए अब क्या करना है बेटा, आपको, आप कुछ नहीं करना, आपको एक और काम करना है। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये काम करेंगे यहाँ पर कि आपने ऑब्जेक्ट को फुल्ली इमर्स करना है। सबसे पहले उसका क्या करना है बेटा, आपको वेट बैलेंस करना है। क्या करना है आपको, उसका वेट बैलेंस करना है, ठीक है। ये काम कर लो, पहले वेट बैलेंस करो। अभी इसको छोड़ो, बीकर को वेट बैलेंस कर लो, वही ले लो, स्प्रिंग बैलेंस लो ऐसे, ये आपको पता है दिस इज द स्प्रिंग बैलेंस हियर, एंड इसके ऊपर ऐसे रीडिंग्स चलती हैं, है ना। और इस स्प्रिंग बैलेंस में यहाँ पर आप वेट ले लो, जो भी आप यहाँ पे स्ट्रिंग ले लो, मतलब धागा ले लो, और उसमें एक बॉल को ऐसे टाई कर दो, जो भी आप करना चाहते हो मतलब कि वो आप कर सकते हो। चलो कर लोगे, ठीक है, कर लेंगे भाई। अब इसका वेट कर लो, तो वेट आपको मिल जाएगा बेटा यहाँ पर आपको पता है बेटा ये स्प्रिंग बैलेंस है, तो मान लो इसका वेट है कितना, 150 ग्राम, कितना है 150 ग्राम। बट आपको पता है बेटा, आपको ये चीज़ पता है कि हम लोग वेट को न्यूटन में लेते हैं, किस में लेते हैं, न्यूटन में लेते हैं, मतलब ग्राम फोर्स में लेते हैं, किस में लेते हैं, ग्राम फोर्स में लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर मान लो ये आ गया आपका समथिंग, कुछ भी न्यूटन ये आपका आ सकता है, बट अभी आप 150 ग्राम याद रखो, ठीक है। ये आपकी बॉल है, आपने इसका एयर वेट कर लिया, एयर वेट मतलब कि एयर में आपने इसका वेट कर लिया, तो इसका एक्चुअल वेट कितना होगा, 150 ग्राम। एक्चुअल वेट
कितना हो जाएगा आपका 150 ग्राम फोर्स, क्योंकि न्यूटन में होता है आपका ये, ठीक है, इतना। ओके डन। अब आपने क्या किया, अब आपने इसको क्या करना है, अब आपने इसको पकड़ना है और आपको इसमें क्या करना है, इसको आपको इसके अंदर डालते चला जाना है। इस स्प्रिंग बैलेंस को पकड़ के इसके अंदर ऐसे ड्रॉप करना है बॉल को धीरे धीरे। अब आपने ये जो सेटअप किया ना पूरा, इसको यहाँ रखो स्प्रिंग बैलेंस को, और अब आप क्या करो बेटा, अब आप इसको यहाँ पर ऐसे धीरे धीरे बॉल को डालते चले जाओ। धीरे मत डालो, मतलब पूरी तरीके से कंप्लीटली इमर्स कर दो, पूरा पूरा कंप्लीटली डुबो दो इसको यहाँ पे। तो जब आप बेटा इसको यहाँ पे डुबो दोगे तो आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि अब स्प्रिंग बैलेंस पर जो रीडिंग होगी ना वो चेंज हो चुकी होगी। अब क्या हो चुकी होगी बेटा, अब हो चुकी होगी, मान लो 150 से मान लो आप 100 ग्राम फोर्स हो गई होगी, है ना, इतनी हो गई होगी। चलो, तो इसका मतलब अभी हमने कुछ नहीं करा और यहाँ से वाटर भी आया होगा, यहाँ से वाटर भी निकला होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा, तो यहाँ पर मतलब कि पहले कितना था, पहले 150 ग्राम था, अब कितना हो गया, 100 ग्राम फोर्स हो गया आपका, इतना वेट हो गया। और आपको पता है बेटा ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि जो आपका लिक्विड है, इस लिक्विड ने क्या लगाई होगी बेटा, बॉयंट फोर्स लगाई होगी, बॉयंट फोर्स लगाई थी। इस बॉयंट फोर्स की वजह से बेटा हमने देखा कि इसका वेट कम हो गया, इसका वेट आपका कम हो गया, हुआ ही नहीं हुआ, कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, नेट फोर्स कितना होगा, कितना वेट कम हुआ बेटा, आप देखोगे यहाँ पे, हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि पहले 150 था, अब 100 हो गया, तो इसका मतलब 50 न्यूटन फोर्स, 50 ग्राम फोर्स हमने यहाँ पे देखा कि वेट रिड्यूस हो गया, ठीक है, रिड्यूस्ड वेट। तो रिड्यूस्ड वेट ही तो किसके इक्वल आएगा बेटा, बॉयंट फोर्स के इक्वल आएगा। बट अब मैं आपको एक और तरीके से बताऊंगी, ठीक है, समझ में आया आप लोग को ये वाली चीज, इतनी समझ में आई आपको, आगे समझ में आई नहीं आई समझ में, ठीक है। एक तो आपने ये एक्सपेरिमेंट किया पहला तो, ठीक है, तो हम देखेंगे रिड्यूस्ड वेट कितना आया, रिड्यूस्ड वेट आया आपका 50 ग्राम फोर्स, तो मतलब कि आपकी बॉयंट फोर्स इतनी हो गई, ठीक है। अब यही सेम चीज रिपीट करो, बट इस बार क्या करना है, इस बार जो यहाँ से आपको पता है पानी तो यहाँ से निकलेगा, अभी भी निकला होगा यहाँ से वाटर अभी भी निकला होगा, बट अब उस वाटर को ना आपको गिरने नहीं देना, अब आपको उस वाटर को कलेक्ट करना है खाली बीकर में। तो इसका मतलब अब आप इसको ऐसा टेढ़ा कर लो, थोड़ा सा बीकर को ऐसा, बीकर को थोड़ा टेढ़ा कर लो, जिससे अगर पानी गिरेगा भी, ठीक है, जिससे अगर पानी गिरेगा भी तो वो पानी किसके अंदर आना चाहिए, वो इसके अंदर आना चाहिए। तो मतलब आपने क्या करा, आपने वाटर लिया, क्योंकि फुल्ली था ना ये, तो जब आपने इसमें बॉल इमर्स करी भी यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ से वाटर आपका थोड़ा सा इसके अंदर कलेक्ट हो गया होगा, हुआ होगा नहीं हुआ होगा, कलेक्ट हुआ होगा, कलेक्ट, ठीक है। तो इस बीकर में कलेक्ट हुआ होगा और इसका अब वेट कर लो, इसका वेट कर लो इस वाटर का। जब इसका वेट करोगे ना, सेम ही काम है, सेम ही केस है, 150 ग्राम सब कुछ सेम है। ये भी आपका कितना आएगा, ये भी आपका 50 ग्राम निकल कर आएगा। इस वाटर का मास कितना आएगा बेटा, इस वाटर का मास आपका मतलब कि इसका वेट आएगा 50 ग्राम फोर्स। तो इसका मतलब मैम, इसका मतलब यही है, क्या था आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, आप ध्यान से देखो, एक्सपेरिमेंट समझ में आया। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि आपकी जो बॉयंट फोर्स होती है ना, जो किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही है, आपकी बॉयंट फोर्स जो होती है जब वो किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करती है, वो इक्वल होती है किसके, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जितना वेट लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ है ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो देखो बेटा उतना ही आएगा, ये कैलकुलेट होगा, बिल्कुल इक्वल एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी। अब आगे समझ में। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि आपका जो बॉयंट फोर्स होता है, क्या कहता है, ये कहता है आपका कि जो आपका, एक मिनट, जो आपका बॉयंट फोर्स होता है, बॉयंट फोर्स of a liquid exerted या exert on an object is equal to the weight of the displaced water by an object। तो देखो जितना वाटर ये डिस्प्लेस हुआ है ना आपका, इसका जो वेट होगा उसके इक्वल होगी बॉयंट फोर्स लगने वाली बॉल के ऊपर। इजी इजी, समझ गए, स्क्रीनशॉट लो।
समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया समझ में. So he was Archimedes. Archimedes is the scientist who said that when an object is wholly or partially submerged in a liquid, it experiences an upward force which is equal to the weight of the liquid displaced by an object. So for example, अब देखो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं. मान लो एक स्टोन है, ऑन अ बीइंग इमर्ज्ड इन वाटर डिस्प्लेसेस 10 न्यूटन वेट ऑफ द वाटर. मान लो एक स्टोन ने 10 न्यूटन वेट को वाटर के डिस्प्लेस कर दिया, तो मतलब कि अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो बॉयंट फोर्स कितनी होगी उस फोर्स पर? 10 न्यूटन की ही होगी. बस ये कहना चाहते थे आर्किमिडीज. जितनी बॉयंट फोर्स है, बॉयंट फोर्स आप कैसे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा? आप कैसे कैलकुलेट करोगे बॉयंट फोर्स को? तो आप बॉयंट फोर्स को कैलकुलेट कर पाते हो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से, जो कहता है, जो क्या कहता है, जो ध्यान से सुनना, जो कहता है कि जितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा ऑब्जेक्ट के थ्रू वो इक्वल होगा बॉयंट फोर्स के. तो मान लो ये बोल रहे हैं एग्जांपल में कि अगर कोई 10 न्यूटन वेट आया डिस्प्लेस्ड वाटर का, तो इसका मतलब बॉयंट फोर्स कितनी होगी उस स्टोन के ऊपर लगने वाली? वो होगी आपकी 10 न्यूटन. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्ज्ड वेट. इवन गैसेस भी बेटा ये करती हैं. गिवन गैसेस एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स. गैसेस बेटा क्या करती हैं? अपवर्ड फोर्स को लगाती हैं ऑन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन दैम. बट इन मोस्ट केसेज इट इज सो स्मॉल सो वी यूजुअली इग्नोर इट. बट बेटा वो जो फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो हम उसको ज़्यादातर इग्नोर ही करते हैं. सो इन फैक्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू एन ऑब्जेक्ट्स इन लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस. बेटा हम ये बोलते हैं कि जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है ना, ये गैसेस में भी एप्लीकेबल होता है आपका, और किस में एप्लीकेबल होता है बेटा? आपका लिक्विड्स में भी एप्लीकेबल होता है. नाउ लिक्विड्स एंड गैसेस आर नोन बाय देयर कॉमन नेम्स ऑफ फ्लूइड्स. और आपको पता है बेटा लिक्विड्स और गैसेस को हम लोग कॉमनली किस नाम से जानते हैं? फ्लूइड्स. फ्लूइड्स कौन होते हैं? जो बह सकते हैं, विच कैन फ्लो. So Archimedes principle can also be stated as when an object is wholly or partially immersed in a fluid, it experiences a buoyant force which is equal to the weight of a fluid displaced by the object. अब आप बोलेंगे मैम अभी तो आपने सिर्फ एक ये केस बताया कि जब आपका ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से डिस्प्लेस था, मतलब पूरी तरीके से पानी में चला गया, ठीक है. अब पार्शियली जाएगा तो मैंने आपको क्या बताया बेटा? अगर पार्शियली भी जाएगा तो जो डिस्प्लेस्ड वाटर होगा उसके इक्वली होगा बॉयंट फोर्स, ठीक है. सो इफ द बॉयंट फोर्स ड्यू टू डिस्प्लेस्ड एयर व्हिच मेक्स अ बलून राइजेस इन एयर, तो हम कहते हैं बेटा वो बॉयंट फोर्स ही है जिसकी वजह से एयर डिस्प्लेस होती है और आपका जो बलून है वो ऊपर हवा में जा पाता है. अब एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसी के बेसिस पर. व्हेन एन एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन वाटर. ओके, ये बोल रहे हैं बेटा जब आप एक एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट को किस में इमर्ज करेंगे बेटा? वाटर में इमर्ज करेंगे. इट डिस्प्लेसेस 5 kg ऑफ वाटर. तो वो 5 किलो वाटर को डिस्प्लेस कर देगा. कितने वाटर को? 5 किलो वाटर को डिस्प्लेस कर देगा. तो ये आपको मास ऑफ वाटर गिवन है. देखो ध्यान से केजी है यहाँ पे, तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितना हो जाएगा बेटा? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर हो जाएगा आपका 5 kg. 5 kg. हाउ मच इज द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन द एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट इन न्यूटन? ठीक है, ये बोले बॉयंट फोर्स आपको कैलकुलेट करनी है. ऐसा आएगा आपको क्वेश्चन. बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन द एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट इन न्यूटन. ये आपको कैलकुलेट करना है. कैसे कैलकुलेट करोगे? मैंने आपको क्या बताया? अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल. देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताती हूँ. कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे बता रही हूँ वैसा करो. क्या करना है? अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज भी पूरा इरेज हो रहा था. अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेटा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग ये बोलते हैं कि जो आपका बॉयंट फोर्स होता है वो इक्वल होता है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर बाय एन ऑब्जेक्ट. तो इसका मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट का वेट निकाल दिया, मतलब सॉरी वाटर का वेट निकाल दिया, डिस्प्लेस्ड वाटर का, तो आपकी क्या निकल कर आ जाएगी? बॉयंट फोर्स निकल कर आ जाएगी. अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो. आपको क्या क्या गिवन है बेटा? आपको डिस्प्लेस्ड वाटर का मास गिवन है, बट आपको डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट यहाँ पर गिवन नहीं है. बट आपने मेरे साथ पूरा चैप्टर पढ़ रखा है भाई, वेट निकाल नहीं सकते क्या अगर मास गिवन है? तो इवन आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी गिवन है. तो आपको पता है बेटा वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वेट निकालने का फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है वेट निकालने का फॉर्मूला? जल्दी बताओ, बोलो जल्दी, क्या होता है?
W is equals to m into g. W is equals to m into g. This is the formula for calculating the weight. अब मास कितना गिवन है बेटा, मास कितना गिवन है वाटर का, डिस्प्लेस वाटर का मास कितना गिवन है 5 इंटू ग्रेविटी, ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, ये कितना गिवन है 10. वैसे 9.8 होती है वैल्यू, बट इन्होंने बोल रखा है कि 10 यूज करो, तो मतलब ये हो जाएगी आपकी 50 न्यूटन. तो वेट कितना हो जाएगा बेटा 50 न्यूटन. तो मतलब कि कितना वेट है डिस्प्लेस्ड वाटर का 50 न्यूटन. कितना है 50 न्यूटन. तो डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट, डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वेट होगा बेटा, डिस्प्लेस्ड वाटर वेट इज इक्वल्स टू द 50 न्यूटन. तो इसका मतलब अगर ये 50 न्यूटन है, क्या अगर ये 50 न्यूटन है, तो मैंने आपको क्या बताया, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द बॉयंट फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय अ लिक्विड. तो इसका मतलब बॉयंट फोर्स भी कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी बॉयंट फोर्स भी हो जाएगी आपकी 50 न्यूटन. खत्म क्वेश्चन, खत्म. स्क्रीनशॉट लो. इससे ज्यादा आसान क्या कराऊं बेटा, इससे ज्यादा क्या आसान एक्सप्लेनेशन हो सकती है, आप मेरे को बता दीजिए. मुझे नहीं लगता. चलो स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया, हाँ जी ले लिया, बिल्कुल ले लिया. सो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द weight of the water displaced by this aluminum object. So all we have to do is to find the weight of water. Simple सी चीज है, weight निकालो water का by using the formula बेटा W is equals to m into g. निकालोगे 50 न्यूटन आएगा. तो now since the weight of displaced water by aluminum object is 50 न्यूटन, तो buoyant force भी बेटा इक्वल होगी according to Archimedes principle. Easy peasy लेमन स्क्वीजी. चलो भाई नेक्स्ट आते हैं. देखो अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पूरा सीख लिया. आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि बॉयंट फोर्स जो होती है वो इक्वल होती है डिस्प्लेस्ड वाटर बाय एन ऑब्जेक्ट. मतलब ऑब्जेक्ट जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा उतनी ही बॉयंट फोर्स होगी. ठीक है, ओके. सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज अ मेनी एप्लीकेशंस. एप्लीकेशन मतलब कि बेटा कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है. तो पहली बात तो ये लिक्विड और गैसेस दोनों पर एप्लीकेबल होता है. तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डिटरमिन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस. सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करने में आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज किया जाता है. रिलेटिव डेंसिटीज क्या होती है बेटा, डेंसिटी तो आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम होती है. ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है बेटा कि आप डेंसिटी किसी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, मतलब किसको कंपेयर कर रहे हैं. रिलेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना. ठीक है, तो जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप किससे कंपेयर करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर से. किससे, वाटर से. तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जिसकी भी आप निकालना चाहते हैं बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है, तो इस चीज को भी कैलकुलेट करने में आर्किमिडीज प्रिंसिपल का बहुत तगड़ा हाथ होता है. नेक्स्ट, हाइड्रोमीटर्स यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आर बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल. बेटा किसी भी लिक्विड्स की डेंसिटी को मेजर करने के लिए भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हेल्प लगती है. लेक्टोमीटर्स, लेक्टोमीटर्स क्या होते हैं बेटा, लेक्टोमीटर्स वो डिवाइस होती है. जैसे हाइड्रोमीटर कौन सी डिवाइस होती है, हाइड्रोमीटर डिवाइस होती है जिससे आप इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आप इजीली डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो लिक्विड्स की. लेक्टोमीटर्स बेटा, लेक्टोमीटर्स मिल्क की प्योरिटी को, किसकी, मिल्क की प्योरिटी को डिटरमिन करने में यूज किया जाता है. ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स. बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल को शिप्स और सबमरीन्स डिजाइन करने में भी यूज किया जाता है, क्योंकि पता तो होना चाहिए ना कि कितना वेट होगा आपके ऑब्जेक्ट का, मतलब शिप का वेट कितना होगा, कि भाई जो लिक्विड है वो उसको होल्ड कर ले, मतलब सी वाटर उसको होल्ड कर ले. ठीक है, तो समझ में आ गया. तो हाइड्रोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है बेटा जिसके थ्रू आप इजीली किसी भी लिक्विड, मतलब के लिक्विड की डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं. समझ में आया. अब आते हैं बेटा एक एक्टिविटी 9.7 आपको गिवन है जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है. तो आइए देखते हैं क्या कहती है ये एक्टिविटी. So take a piece of stone and tie it to one end of a rubber string or a spring balance. Okay. ये बोल रहे हैं बेटा आपको क्या लेना है, आपको एक स्टोन का पीस लेना है. क्या लेना है आपको, आपको स्टोन का पीस लेना है and tie it to one end of a rubber string or a spring balance. और इसको टाई कर देना है बेटा किस पर, रबर स्प्रिंग पर या फिर स्प्रिंग बैलेंस पर, किस पे भी कर लो, वेट मेजर करना है, बात खत्म. सस्पेंड द स्टोन बाय होल्डिंग द बैलेंस और द स्ट्रिंग एज शोन. अब उसको इस तरीके से छोड़ दो, ऐसे सस्पेंड ऐसे कर लो, कर लोगे. ओके. नोट द इलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग की लंबाई को नोट कर लो. ऑन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस ड्यू टू द वेट ऑफ द स्टोन. ठीक है. नेक्स्ट, इलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग. भाई सिंपल सी बात है, स्प्रिंग बैलेंस लेना ज्यादा इजी होगा. स्प्रिंग बैलेंस में उसकी रीडिंग नोट कर लो. रीडिंग आपको पता ही है ना, उसके वेट की, स्टोन का वेट कितना है. नाउ स्लोली डिप द स्टोन इन द वाटर इन अ कंटेनर एज शोन इन फिगर बी. अब एक कंटेनर लो, उस कंटेनर में वाटर भर लो इस तरीके से, और अब इस स्टोन को उसके अंदर डालना शुरू करो. तो क्या चीज ऑब्जर्व करोगे, स्प्रिंग बैलेंस पे रीडिंग गिरती चली जाएगी.
फॉर श्योर, क्योंकि बेटा उस पर जो आपकी बॉयंट फोर्स है वो एक्ट करेगी, और बॉयंट फोर्स के एक्ट करने की वजह से जो आपका वो सब्सटेंस है वो आपको हल्का नजर आएगा. सो वी विल फाइंड दैट इलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑफ द बैलेंस डिक्रीजेस. क्या होगी बेटा, ये आपकी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी एज द स्टोन इज ग्रेजुअली ऑफ द बैलेंस डिक्रीजेस एज स्टोन इज ग्रेजुअली लोअर्ड इन वाटर. तो जैसे जैसे बेटा आप वाटर के अंदर उसको लेकर आओगे तो आप देखोगे उसका वेट कम होता हुआ नजर आएगा आपको. हाउएवर नो फर्दर चेंज इज ऑब्जर्व व्हेन द स्टोन गेट फुल्ली इमर्ज्ड इन द वाटर. और फिर हम देखेंगे जब पूरी तरीके से आपका जो स्टोन है वो पानी में इमर्ज्ड हो चुका होगा बेटा, तब हम वहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि अब कोई चेंज हमें नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है बेटा मैक्सिमम बॉयंट फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो चुकी होगी. क्या मैक्सिमम बॉयंट फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो चुकी होगी. समझ गए वाला पॉइंट आप लोग. तो भाई इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं. इतना था आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बस और कुछ नहीं था. ठीक है, तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो, जल्दी से सेशन को भी लाइक करो. स्टूडेंट्स आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है बेटा. अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं. और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग बेटा आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस. स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से उसको ग्रैब करिए. और आप हमें फॉलो कर सकते हैं बेटा थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप. जल्दी से इन सबके थ्रू भी आप हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है इंडिया का लार्जेस्ट एंड आप बोल सकते हैं मोस्ट लविंग प्लेटफॉर्म है मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको बेटा बिना किसी लालच के एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर एंड कर रहे हैं. और आपको पता चल चुका है आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, जो कहता है कि जो बॉयंट फोर्स होगी, आर्किमिडीज ने बोला था कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से इमर्स करेंगे या फिर पार्शियली इमर्स करेंगे तो वो जितने वाटर को डिस्प्लेस करेगा उसके इक्वल होगी आपकी बॉयंट फोर्स जो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा होगा. बस ये उनका कहना था. तो अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, और आपको पता ही है आपको क्या क्या करना है बेटा, है ना. सब्सक्राइब भी कर लेना है, लाइक भी कर देना है, रेड हार्ट भी कमेंट कर देना है, फॉलो भी कर लेना है. अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तो ध्यान रखना अपना और बने रहना मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर. थैंक यू सो मच.